किरण चौधरी ने कोई दूर की सोच रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। बिन खर्ची बिन पर्ची जो नौकरियां लगी हैं, मैं उससे प्रभावित हुई हूँ और इसलिए मैं आई। तो बिन खर्ची बिन पर्ची के ही आई हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं हो राजनीति सकता में ना। उनका केवल हरियाणा नहीं, देश की राजनीति में भी उनके समय पे जब उनका काल था, उस समय एक बड़ा रुतबा उन लोगों का रहा था। तो ये मान के चले कि परिवार आमने सामने होगा। एक तो कम से कम पीछे जाएगा, एक तो हारेगा, जीतेगा तो एक ही दोनों में से। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज हरियाणा से जो तस्वीर सामने आई, शायद ही उसकी किसी ने कल्पना की होगी। हालांकि उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिख दी गई थी। किरण चौधरी जो है वो एक हरियाणा के जो 3 लाल होते हैं उसमें से एक बंसी लाल के परिवार से आती है। उनकी पूरी की पूरी विरासत को वो जाके बीजेपी में सौंप देती हैं। ऐसी बातें भी सामने आ रही है। आज जिस तरह से उन्होंने मंच साझा किया और बीजेपी के का दामन थाम लिया, क्या ये उनके वापस से पॉलिटिकल करियर का फिर से एक आगाज है बहुत बड़े स्तर पर, या फिर एक डाउनफॉल शुरू होगा? क्या होने वाला है? लोकसभा में क्या रहा हमने देखा, विधानसभा में अब क्या हो सकता है? बहुत सारे सवाल हैं। हरियाणा के तीनों लाल परिवार कहाँ पर हैं? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब थे तब हरियाणा की क्या स्थिति थी? आज वो ऊर्जा मंत्री बन गए हैं। बहुत सारी चीजें जिसे समझना बहुत जरूरी है। अजयदीप लाठर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आज हम स्पेशली अजयदीप जी को लेकर आए हैं ताकि इनसे बातचीत करेंगे और सारे गुणा गणित भाग जो है हरियाणा के समझने की कोशिश करेंगे। चुनावी स्टेट है तो चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत स्वागत है अजयदीप जी आपका, आप हमारे साथ आए। अजयदीप जी, किरण चौधरी को जब आपने मंच पर देखा, क्या क्या क्लिक किया आपने? तो हरियाणा की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा है, सरकारें बनते भी। जिस समय सरकार गिरी थी बंसीलाल जी की, वो दौर भी आपने देखा जब मनोहर लाल जी थे प्रभारी के तौर पर, मोदी जी भी थे, जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और आज की तस्वीर क्या देखा आपने? सबसे पहले तो धन्यवाद जीनत जी मुझे जोड़ने के लिए, और आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, किरण चौधरी हरियाणा की राजनीति में 2005 में उनका पदार्पण हुआ। 2005 से पहले वो दिल्ली राजनीति में सक्रिय थी। जब उनके पति सुरेंद्र सिंह हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हुआ, तो उसके बाद किरण चौधरी ने हरियाणा का रुख किया। 2005 से अब तक वो कांग्रेस की विधायक हैं। 2005 से 2014 तक वो हरियाणा में मंत्री रही हैं। 2014 से 2019 उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी, लेकिन कांग्रेस विपक्ष का नेता बनने की स्थिति में नहीं थी कांग्रेस। तो वो किरण चौधरी उस समय कांग्रेस विधायक दल की नेता भी थी, विपक्ष में होते हुए। और इस बीच उनकी बेटी श्रुति चौधरी, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो श्रुति चौधरी भी 2009 से 2014 के बीच में सांसद रही हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से। तो आज जो जिस तरीके से उन्होंने ज्वाइन किया, देखिए जीनत जी, इसके कयास जो थे वो लंबे समय से लगाए जा रहे थे कि किरण चौधरी जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी। लेकिन जो समय उन्होंने चुना है, उस समय लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा था, तो उस समय वो जा सकती थी, उस समय भी बात चली थी। उससे पहले जब अजय माकन हरियाणा में राज्यसभा के उम्मीदवार बनाकर भेजे गए थे कांग्रेस हाईकमान की ओर से, तो उस समय भी आरोप लगे थे किरण चौधरी के ऊपर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप ने वो आरोप लगाए थे कि इन्होंने एक वोट जो था वो गलत किया, क्रॉस किया, निरस्त कराया। वो मतलब एक आरोप था। तो जाना था तो उस समय भी जा सकती थी, लेकिन अब अचानक से एकदम जाना, क्योंकि इस समय लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है, विधानसभा के चुनाव में करीब 3 महीने का समय बाकी है। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं शायद किरण चौधरी ने कोई दूर की सोच रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और संभव है कि वो उन्होंने कोई बीजेपी के साथ डील भी की हो कि मैं बंसीलाल की विरासत के साथ आ रही हूं, तो कम से कम उनके कुछ वर्कर को आप विधानसभा चुनाव में टिकट देकर कहीं एडजस्ट करेंगे, या किस तरीके से कोई डील हुई है। आज जो आपने पूछा है कि जब वो ज्वाइन कर रही थी तो कैसा, मतलब किरण चौधरी आमतौर पर बेबाक नेत्री के तौर पर जानी जाती हैं। मुंह फट नेत्री उनको हम कह सकते हैं हरियाणवी में। और वो जो भी मन में आता है, दिल में आता है, उसको रोकती नहीं है, तुरंत बोलती हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज ज्वाइनिंग के समय
वो कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। और जो नारा मनोहर लाल की 9.5 साल की सरकार लगातार देती आई थी, बिन पर्ची बिन खर्ची का, किरण चौधरी ने उसी नारे पे आज बोला कि मैं बिन खर्ची बिन पर्ची जो नौकरियां लगी हैं, मैं उससे प्रभावित हुई हूं और इसलिए मैं आई। हालांकि जब कल उन्होंने और उनकी बेटी श्रुति ने त्यागपत्र दिया कांग्रेस से, तो उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि हरियाणा कांग्रेस अब एक आदमी के हाथों में खेल रही है, एक आदमी का वर्चस्व है और किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है, उन्हें अपनी बात नहीं रखने दी जाती, उनके कार्यकर्ताओं को एडजस्ट नहीं किया जाता। तो वो कहीं ना कहीं उनका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। तो ऐसा कॉन्फिडेंस। हाँ, नहीं तो हम ये मान ले सर अजय जी कि बिन खर्ची बिन पर्ची से इम्प्रेस हुई और आ गई, तो बिन खर्ची बिन पर्ची के ही आई हैं। देखिए, राजनीति में ऐसा संभव नहीं है। राजनीति में इस तरीके से संभव नहीं है कि कोई नेता बिन पर्ची और बिन खर्ची पार्टी बदले। जब टिकट नहीं मिली श्रुति को लोकसभा की, तो उस समय किरण चौधरी बोली थी। जब राहुल गांधी गए थे, राहुल गांधी ने दादरी में रैली की थी। दादरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का एक हिस्सा है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां राहुल गांधी रैली करने गए थे। तो उस समय अखबारों में फोटो छपे थे, किरण चौधरी और राव दान सिंह, बीच में राहुल गांधी थे और दोनों की ऐसे उंगलियां थी राहुल गांधी के सामने, इधर से किरण चौधरी की और इधर से राव दान सिंह जो कैंडिडेट थे। मतलब देखिए, सब कुछ सामान्य कतई नहीं था किरण चौधरी के लिए, या ये कि उनके और उनकी बेटी के लिए कांग्रेस में शायद अब लंबा भविष्य नहीं बचा था। इसलिए उन्होंने ये समय चुना कि कम से कम विधानसभा चुनाव तक वो बंसीलाल की जिस विरासत की बात करती हैं, उस विरासत को वो एकजुट कर लें। हो सकता है उन्होंने कुछ प्लान किया हो, वो पूरे हरियाणा के दौरों पे निकलने वाली हो, या सभी 90 हलकों के दौरे करें, या कम से कम उन 2 जिले भिवानी और चरखी दादरी, उन दोनों जिलों में वो जरूर मीटिंगें करेंगी, क्योंकि वो तो बंसीलाल का पुराना गढ़ है, पुराने उनका गृह क्षेत्र है। तो अब ये देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में हमें कम से कम जो है हफ्ते, 1 सप्ताह या 10 दिन में इस चीज का खुलासा हो जाएगा कि अब क्या करेंगे। लेकिन एक चीज बताइए अजय जी, भले ही बंसीलाल की विरासत की बात हो रही है, अभी तो मैं भजनलाल परिवार का जिक्र करूंगी, बिश्नोई साहब का भी, और चौटाला परिवार और उनकी पॉलिटिक्स है जो बिखराव हम देख रहे हैं उस पर भी। लेकिन एक चीज बताइए कि किरण चौधरी का मन बदला या एक नाराजगी रही, एसआर के ग्रुप की बार बार बात होती है, वो चली गई आज, ठीक है। काडर भी जाता है क्या? जिस प्रदेश की सरकार से हरियाणा वाले नाराज अपने आप को दिखाते हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों पटवारियों को लेकर जिस तरह से नाराजगी रही, बहुत सारे मुद्दे हैं हरियाणा में, बिजली को लेकर होता है, डेवलपमेंट को लेकर होता है, जाट आरक्षण को लेकर हमने देखा किस तरह से पहली सरकार में क्या हुआ। वो काडर शिफ्ट होगा जो बंसीलाल की विरासत के साथ रहा है, उसमें हम 100% किसी चीज के बारे में नहीं कह सकते। जब भी बात करते हैं तो एक 50% से अधिक की जो बात होती है वो बात करते हैं, और उसमें मुझे लगता है कि वो जरूर कहीं ना कहीं उनके साथ वो उस विचारधारा के जो लोग हैं, जो बंसीलाल को अपना देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जरूर एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो किरण चौधरी के साथ रहेगा, उनकी बेटी के साथ रहेगा। अब वो अगर आप देखेंगे, चाहे वो किसी विधानसभा में 500 वोट हो, चाहे किसी विधानसभा में लगता है वो 5000 वोट भी है, लेकिन ये है कि उनमें से एक बहुतायत की अगर हम बात करें तो वो जरूर किरण चौधरी के साथ वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे। और फिर उन लोगों ने, जिन लोगों ने आज तक बंसीलाल परिवार की ही जय जयकार की है, अब ये बताइएगा कि वो अब किरण चौधरी जब भाजपा में चली गई है तो वो लोग कहाँ जाएं? वो अगर किसी दूसरे नेता के पास जाएंगे तो वो नेता उनको आज घुसने नहीं देंगे। वो नेता ये बोलेंगे कि आप तो बंसीलाल के वर्कर थे, आप तो बंसीलाल की जय जयकार करते थे, आप तो उस परिवार के वर्कर थे। तो उन वर्कर की एक मजबूरी रहती है कि जब भी बड़ा नेता कोई भी दल बदलता है तो वर्कर ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ उसकी मजबूरी है, उसे शिफ्ट होना पड़ता है।
तो ये मेरा मानना है कि जो ऐसे वर्कर होंगे जिनका अपना कुछ बड़ा आधार होगा, जो हो सकता है जो टिकटार्थी हो, जो विधायक की टिकट मांगते हो, हो सकता है उनमें से कुछ ना जाए साथ में, लेकिन एक आम वर्कर जिसे कल को अपने कोई काम कराने हैं या उसको कोई उम्मीद है कि ये कुछ बनेंगे तो हमारा कुछ कल्याण करेंगे, तो उनकी मजबूरी है, देखिए वो जरूर जाएंगे, वो 100% ना जाए, हो सकता है वो 58% जाए, 60% जाए, 62% जाए, लेकिन वो जाएंगे। वो फॉलोअर्स हैं और वो अपने नेता को कभी नहीं छोड़ते, इस तरह के लोग। तो हम ये माने कि किरण चौधरी के सामने अनिरुद्ध चौधरी होंगे। अंदर खाने खबरें हैं कि परिवार ही आमने सामने होगा और इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत पहले कह भी चुके थे इशारों इशारों में कि टिकट तो अनिरुद्ध को ही मिलेगी, लोकसभा क्या विधानसभा में भी किरण चौधरी की टिकट कट सकती है। तो ये मान के चले कि परिवार आमने सामने होगा और ये भारतीय राजनीति की अलग ही तस्वीर होगी, या कुछ और इनपुट्स है सर? अभी तक क्या था, चौधरी बंसीलाल के दो बेटे थे, एक रणबीर सिंह महिंद्रा और दूसरे सुरेंद्र सिंह यानी कि किरण चौधरी के पति। रणबीर महिंद्रा, बंसीलाल जी जब अपने आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उस समय बंसीलाल जी के करीब आए थे, अन्यथा पिता में और पुत्र में दोनों में काफी मनमुटाव था। और रणबीर महिंद्रा ने जब भी राजनीति की तो उन्होंने चौधरी भजनलाल के साथ लग के अपनी राजनीति की थी, उन्होंने कभी भी बंसीलाल जी के साथ लग के राजनीति नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों की शादी में भी चौधरी भजनलाल को ही आगे रखा था, उन्होंने अपने पिता को अपने बच्चों की शादी में भी नहीं बुलाया था। तो इसलिए वो बाद में दोनों में, किरण चौधरी में और रणबीर महिंद्रा में जो विरासत की जो लड़ाई हुई थी उसकी भी वजह यही थी कि आप तो यहाँ थे नहीं, और उनका ये कहना था कि आप भी यहाँ नहीं थे क्योंकि आप भी 2005 तक दिल्ली की राजनीति करते थे, आप भी हरियाणा में 2005 में आए हो जब सुरेंद्र सिंह चले गए हैं। तो अब अनिरुद्ध चौधरी बाकायदा टिकट मांगते हैं, लेकिन अगर हम पिछली चीजों को देखें तो किरण चौधरी तोशाम से लड़ती रही हैं, रणबीर महिंद्रा उसके साथ लगते बाडड़ा विधानसभा से लड़ते रहे हैं, और अनिरुद्ध चौधरी भी जो फिलहाल जो तैयारी कर रहे थे वो बाडड़ा विधानसभा से कर रहे थे। अब राजनीति में देखिए, क्रिकेट में और राजनीति में भविष्यवाणी की शायद कम गुंजाइश रहती है, क्योंकि आखिरी बॉल पर भी, आखिरी मिनट में भी किस तरीके से क्या चीजें बदल जाएं कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब हो सकता है कि दोनों परिवार, चाहे वो किरण चौधरी हैं चाहे वो अनिरुद्ध हैं, यानी कि रणबीर महिंद्रा के बेटे, हो सकता है इन दोनों को आमने सामने कर दें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यही देखने के लिए कि देखते हैं जो एक तो कम से कम पीछे जाएगा, एक तो हारेगा, जीतेगा तो एक ही दोनों में से। और ये भी संभव है कि कहीं ना कहीं कल को अपनी इस राजनीति को जिंदा रखने के लिए वो एक दूसरे के सामने ही ना आए या एक दूसरे के सामने आने से इनकार कर दें। ये भी तो एक संभावना है कि वो हो सकता है कि इंटरनल एडजस्टमेंट भी ये करें कि आप साइड वाली सीट से लड़े, मैं साइड वाली से लड़ूं, वहां हम मदद करेंगे, यहाँ आप मदद कीजिए, आप कांग्रेस में रहिए, हम भाजपा में रहेंगे। मतलब देखिए राजनीति में एक बड़ा ही एक वाइड नेताओं की जो सोच है ना, जहां हम लोगों की, पत्रकारों की सोच खत्म होती है, आम आदमी की सोच खत्म होती है, शायद नेता वहां से सोचना शुरू करते हैं। तो हम केवल कयास लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कतई नहीं कर सकते। मैं कुछ कल जैसे ये खबर आई थी तो मैंने कुछ और हरियाणा के जर्नलिस्ट से बात की, कुछ और फ्रेंड्स होते हैं क्योंकि मैंने भी 4-5 साल काम किया हरियाणा के लिए, तो डिस्कशन हुआ तो उसमें यही हुआ कि ये परिवार आमने सामने हो जाएगा और लेगेसी की लड़ाई होगी। तो मुझे लगा शायद हो सकता है ऐसा भी, लेकिन आपने भी अच्छी बात की, हो सकता है एक दूसरे की हेल्प करें। आपने अपने विधानसभा में कि ठीक है मैं कांग्रेस में हूँ, तुम बीजेपी, दोनों घर हमारे ही हैं, थोड़ा उधर से तुम लाओ, थोड़ा इधर से हम लाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बेटर होगा। अब एक चीज बताइए सर, मनोहर लाल हरियाणा के चौथे लाल, वो ऐसा दावा करते हैं, बीजेपी ऐसा दावा करती है और हरियाणा लालों की धरती कहलाती है। ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा कौन सा टैलेंट है, ऐसा कौन सा करिश्मा है, ऐसी कौन सी ऐसी क्वालिटी है कि तीनों लाल उनके अंडर में, और वो मतलब वो परिवार उनके, और वो सुप्रीम पावर बन गए, मतलब सुप्रीम पावर। देखिए मैं इसको मैं वक्त का फेर कहूंगा
कि हरियाणा की राजनीति में या हरियाणा के लाल परिवारों की राजनीति का वक्त का फेर है, जो वो परिवार आज मनोहर लाल के नीचे काम करने को तैयार हैं। शुरुआत हम करते हैं सबसे बड़े परिवार यानी चौधरी देवीलाल के परिवार से। चौधरी देवीलाल के बेटे हैं रणजीत सिंह। रणजीत सिंह आज विधायक ना होते हुए भी हरियाणा में बिजली मंत्री हैं। वो निर्दलीय जीत कर आए थे। लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और कुछ ही मिनट बाद उन्हें हिसार लोकसभा से उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो उन्हें क्योंकि दल बदल कानून उन पर लागू ना हो, इसलिए उन्होंने विधायक से त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन आज वो हरियाणा के बिजली मंत्री हैं। मनोहर लाल की पार्ट 2 जो सरकार थी 2019 से 2024 जो चल रही है, उस सरकार में वो शुरू से मंत्री हैं और आज भी वो उस सरकार में मंत्री हैं। यानी कि देवीलाल के बेटे मनोहर लाल के नीचे काम कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं चौधरी भजनलाल की। चौधरी भजनलाल की गिनती उन लोगों में होती है जिन्होंने पीवी नरसिंह राव की सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। यानी कि चौधरी भजनलाल को यह कहा जाता है कि वो हरियाणा की राजनीति के पीएचडी थे। वैसे देखा जाए तो चौधरी देवीलाल भी कम नहीं थे। वो देश के उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे और उन्होंने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, चंद्रशेखर को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, 2 प्रधानमंत्री उन्होंने अपने हाथ से बनाए। लेकिन ये कहा जाता है कि चौधरी भजनलाल ऐसे थे जो बहुमत ना होते हुए भी बहुमत साबित करने का मादा वो रखते थे। जोड़ तोड़ की राजनीति में उनसे बड़ा माहिर कोई आदमी नहीं था। उनके बेटे चंद्रमोहन उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज कांग्रेस में ही है। लेकिन दूसरे बेटे कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई, चौधरी भजनलाल की पत्नी जसमा देवी और कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। और भव्य बिश्नोई आदमपुर से आज विधायक भी हैं। युवा मोर्चा जो है हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी का, उसके वो प्रभारी भी हैं। तो यानी कि दूसरा लाल परिवार भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल के नीचे काम करने को तैयार हुआ। अब आज के दिन मनोहर लाल देश के ऊर्जा मंत्री हैं, बड़े महकमे उनके पास हैं केंद्र में। उसके बावजूद अगर किरण चौधरी की यानी कि बंसी लाल जो देश के रक्षा मंत्री रहे, बंसी लाल जो है, एक बार उनको किसी ने कहा कि ये इंदिरा गांधी के बारे में कि ये इतनी कैसे मानती है। बंसी लाल की दोस्ती होती थी संजय गांधी के साथ। तो उस समय बंसी लाल एक हरियाणवी कहावत के तौर पर कहते थे कि बाछड़े का गलामा मेरे हाथ में है तो मां कहां जाएगी। मैं थोड़ा ये इस बात को थोड़ा एलोबरेट करता हूं, थोड़ा समझाता हूं। बाछड़ा मतलब बछड़ा, गाय का मेल चाइल्ड बछड़ा, उसका गलामा यानी उसके गले में बंधी हुई रस्सी, कि जब बच्चे की रस्सी मेरे हाथ में है, बछड़े की रस्सी मेरे हाथ में है, तो मां यानी वो गाय कहां जाएगी। वो गाय तो अपने बच्चे के पास आएगी ना, वो गाय तो उस बच्चे के खूंटे के पास आएगी ना जहां बच्चा बंधा हुआ होगा। तो वो बंसी लाल इस तरह की भी बात कहते थे और बड़े दबंग और उस तरीके से वो थे। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, देश में बड़े पदों पर रहे, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई कांग्रेस से अलग होकर, ऐसा समय भी आया तो हरियाणा में वो मुख्यमंत्री भी बने और इसी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में उनकी सरकार चली 1996 से 1999। और जब उनके बाद उन्होंने पार्टी का विलय किया 2004 में, हरियाणा विकास पार्टी का उन्होंने विलय किया किन्हीं कारणों से कांग्रेस में फिर से। उस समय उनके बेटे सुरेंद्र सिंह विधायक बने, मंत्री बने 2005 के चुनाव में। लेकिन एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मौत हुई। फिर किरण चौधरी दिल्ली से हरियाणा की राजनीति करने के लिए आई, पति के स्थान पर उपचुनाव लड़ा, तुरंत रिकॉर्ड वोटों से विधायक बनी, तुरंत मंत्री बनी। तो और फिर बाद में अपनी बेटी को भी उन्होंने लोकसभा की टिकट दिलवाई और सांसद बनी उनकी बेटी एक बार श्रुति। तो इस चीज को अगर हम देखें कि एक बड़ा रुतबा, चाहे वो चौधरी देवीलाल थे, चौधरी भजनलाल थे या चौधरी बंसीलाल थे, उनका केवल हरियाणा नहीं
देश की राजनीति में भी उनके समय पे जब उनका काल था, उस समय एक बड़ा रुतबा उन लोगों का रहा था। और उसके बावजूद उन परिवारों की विरासत आगे चलती 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 कैसे भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य तलाश रही है, यह सोचने की बात है, यह विचारने की बात है। आज जब देखा जाए तो पहले जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, 2 लाल परिवार उस समय उनके नीचे काम करने को तैयार हो चुके थे। लेकिन आज जब तीसरे बंसीलाल परिवार यानी कि तीसरे लाल परिवार ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो मनोहर लाल देश में केंद्र में मंत्री हैं और ज्वाइनिंग कराने वाले सबसे बड़े नेता के तौर पर शायद वही वहां उपस्थित थे, ना कि जेपी नड्डा वहां मौजूद थे। देखा जाए तो नहीं तो इतनी बड़ी ज्वाइनिंग थी, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते थे या पार्टी के दूसरे बड़े राष्ट्रीय महासचिव हो सकते थे, लेकिन जिस तरीके से मनोहर लाल मौजूद थे, तो शायद मैं ये कहूंगा कि मुझे लगता है कि हरियाणा के लाल परिवारों के जो वंशज हैं, उन्होंने अब मनोहर लाल को अपने लाल जो उनके बड़े परिवार के लोग थे, उनसे बड़ा शायद उन्होंने मनोहर लाल को मान लिया है और उनके साथ काम करने को तैयार हो चुके हैं। जी, आपने जो बात कही ना समय का फेर, ये समय सब कराता है। कभी मोदी जी और खट्टर जी स्कूटर पे घूमते थे। खट्टर जी ने खुद ये कहानियां सुनाई हुई हैं कई बार, जब उनसे मिलना हुआ, बातचीत हुई और प्रभारी रहे। और आज देखिए जरा क्या हो रहा है, समय का फेर। एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर। किरण चौधरी बीजेपी में अगर आ गई हैं अब तो बीजेपी में तीनों लाल परिवारों की विरासत शामिल हो गई है, चाहे वो समय का ही फेर हो। क्या बीजेपी के लिए ये राह आसान हो गई है 24 के विधानसभा चुनाव की, या चुनाव फंसेगा, बराबर का होगा, कांटे का होगा? आपको क्या लगता है? जो जनता के मुद्दे हैं, हरियाणा की जनता के मुद्दे हैं, नेता आते जाते रहे, क्या एनालिसिस करते हैं आप? हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को तराजू के 2 पलड़ों में बराबर तोला है। 10 में से 5 सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दी, 5 कांग्रेस को दी। और ये एक पहली बार एक ऐसा चुनाव था जिसमें वोट या तो कांग्रेस के लिए था या वो वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए था। किसी तीसरी पार्टी के लिए वोट अभी तक नहीं था इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। यानी कि कोई तीसरी पार्टी इस स्थिति में नहीं थी कि उसने एक बड़ा वोट परसेंटेज हासिल किया हो। अपनी मान्यता बचाने जितना वोट परसेंट भी किसी को नहीं मिला। ओवरऑल देखें तो बाकी पार्टियों की जमानत जब्त की ही लगभग स्थिति रही है, एक आध सीट को अगर छोड़ दे तो। विधानसभा का जो चुनाव है, देखिए मुद्दे जीवित रखना विपक्ष का काम है। विपक्ष कितनी मजबूती से जो लोकसभा चुनाव में मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी का है, चाहे वो महंगाई का है, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा है, चाहे वो किसानों का मुद्दा है, चाहे वो दलितों का मुद्दा है, चाहे वो पिछड़ों का मुद्दा है, चाहे वो उद्योगों के पलायन का मुद्दा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा है, चाहे वो जो है भर्तियों में गड़बड़ी का मुद्दा है। मतलब ये मुद्दे अगले 3 महीने तक विपक्ष किस तरीके से उनको जीवित रख पाएगा, एक तो इसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। दूसरी चीज जो है वो जब विधानसभा चुनाव में चाहे वो जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की, चाहे वो अभय सिंह चौटाला वाली चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल है, या कल को हो सकता है बहुजन समाज पार्टी भी अपने कुछ सीटों पे उम्मीदवार उतारे, तो उस तरीके से जो और पार्टियां भी जब आके लड़ेंगी, या हो सकता है आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़े हरियाणा में, क्योंकि अब तो इकट्ठे थे आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी, तो वो एक सिनेरियो जो बनेगा ना, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा अभी प्रिडिक्शन ये नहीं कर सकते कि एक तरफा कांग्रेस को बढ़त रहेगी या एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को बढ़त रहेगी। संभावना है कि लोग उस चुनाव में कैसा अपने आप का नजरिया देखेंगे, खुद को कहां मतलब देखेंगे। अगर इसी लोकसभा चुनाव की तरह लोगों ने एकदम ये मन बनाया कि हम यस बीजेपी के लिए और नो बीजेपी के लिए वोट करें, तो फिर वही कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है।
क्योंकि इस भले ही 10 लोकसभा सीट का भी मतदान था, लेकिन इसको हम 90 विधानसभा में अगर हम बाइफरकेट करके देखते हैं तो 46 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। यानी 42 विधानसभा में कांग्रेस जीती है, 4 पे आम आदमी पार्टी जीती थी, जो उसके गठबंधन में 1 लोकसभा लड़ रही थी, और बाकी 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। यानी कि उस विधानसभा में भी अगर इसको कंपैरिजन करते तो कांटे का मुकाबला हम यहां बोल सकते हैं 46 और 44 का। अब विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता है। कोई आदमी, कोई नेता ऐसा होगा जो जिसको भारतीय जनता पार्टी में जिसने काम किया और वहां टिकट ना मिले, या कोई ऐसा होगा कि उसने कांग्रेस में काम किया और उसको वहां टिकट ना मिले। हो सकता है कोई निर्दलीय भी लड़े, उसने अपने हल्के में इतना काम किया हो कि हो सकता है वो निर्दलीय जीत के आए, और देखा जाए तो हर चुनाव में 5, 7, 8 निर्दलीय जीत के आते रहे हैं। एक कोई ना कोई एक जो कैंडिडेट है वो बहुजन समाज पार्टी का भी जीत के आता रहा है, हालांकि इस बार तो नहीं है इस विधानसभा में। लेकिन जैसे गोपाल कांडा की पार्टी है, अपनी पार्टी से वो भी विधायक बन के आए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का भी एक विधायक है, जब सिंह चौटाला उसके विधायक है। तो जो विधानसभा चुनाव में जो छोटे दल आएंगे या क्षेत्रीय पार्टियां जो आएंगी, जिनका अलग अलग पॉकेट में एक अपना प्रभाव होता है, या अलग अलग एक वर्ग पे उनका अपना एक प्रभाव होता है, तो उसको हम नकार नहीं सकते। इसलिए जब तक वो खुल के मैदान में नहीं आएंगे, तब तक हम ये भविष्यवाणी कतई नहीं कर सकते कि पलड़ा किसका बारी रहेगा। मुकाबला कांटे का होगा, ऐसा मुझे कम से कम आज ये दिन लगता है। ये अच्छी चीज है, फाइट हो तो फिर दिखे ग्राउंड पर, ये हेल्दी भी होता है। सर, अब शैलजा जी तो दिल्ली आ गई, हालांकि चर्चा चल रही है कि शायद लीडर ऑफ ऑपोजिशन में भी उनका नाम है। अब वो अलग बात है कि वो बने ना बने, पार्टी क्या डिसाइड करती है। किरण जी बीजेपी की हो गई, रणदीप सुरजेवाला जी बचे हैं। अभी एसआर के ग्रुप की जब बात होती है तो कहा जाता था हुडा एक तरफ और एसआर के ग्रुप एक तरफ, तो अभी तो फिर वो जो एक व्यक्ति वाली पार्टी की बात होती है कि हुडा जी ही रूल कर रहे हैं, तो ये तो अब तो एकदम खुला मैदान है उनके सामने। नहीं, ऐसा एसआर के में से अभी के गया है, हो सकता है वो एसआर के का अब एसआर बी हो जाए, उसमें बी जुड़ जाए, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हरियाणा में आ चुके हैं। कुमारी सैलजा के साथ वो लगातार, अभी कुमारी सैलजा नरवाना गई थी धन्यवाद करने के लिए, अपनी नरवाना विधानसभा में गई थी, अपनी जीत के बाद वो पहली बार गई थी। तो वहां चौधरी बीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे और उनके बेटे पूर्व सांसद ब्यूरोक्रेट रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह भी मौजूद थे उसी मंच पे, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी उसी मंच पे थे। तो उन्होंने बाकायदा एक तरीके से ये मान के चलिए कि वो हो सकता है के जाने के बाद के का जो खाली स्थान है वो बी से भरा जाए, वो हो सकता है एसआर बी हो जाए। ये बड़ा मजेदार बता रहे हैं आप। मतलब हालांकि कहा गया कि बीरेंद्र सिंह जी की दोस्ती हो गई है हुड्डा साहब से, हालांकि है तो परिवार का ही हिस्सा, लेकिन सीएम बनने की उनकी भी चाह रही। हाँ, इधर हुड्डा साहब से नाराजगी की वजह से बीजेपी में चले गए। 2014 का मैं जिक्र करूंगी, वो भी हमने रैली कवर की थी, मैंने स्पेशली वो मोदी जी आए थे और वो सारी चीजें जो हुई थी। लेकिन बाद में बीजेपी की अपना एक तरीका रहा है कि वो आपको इस्तेमाल करती है और फिर आपको नजरअंदाज कर देती है। ये हमेशा रहा है के साथ में, नाराज होकर आ गए। तो यहाँ पर बात बनेगी भी तो कैसे बन जाएगी, कितनी सीटें मिल जाएंगी फिर अगर साथ में भी आते हैं? तो क्या बीरेंद्र सिंह जी और ब्रजेंद्र दोनों लड़ेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि वो सक्रिय राजनीति में शायद अब आगे भाग नहीं लेंगे। और पिछले दिनों मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उस समय मेरी लंबी बातचीत हुई थी। तो उनके जो कार्यकर्ता थे, लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले की बात है, जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की उस दौरान की बात है, उनके जो कार्यकर्ता थे तो उनकी भी एक आवाज थी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह खुद लोकसभा का चुनाव लड़े। तो उस समय भी उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अब जब नहीं, तो पहले सांसद थे जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की थी, ब्रजेंद्र सिंह, ये पहले सांसद थे जो लोकसभा चुनाव से पहले आए, और उनकी बाकायदा कमिटमेंट हुई थी। लेकिन जब किन्हीं कारणों से उनको टिकट नहीं मिली, तो मुझे लगता है कि ब्रजेंद्र सिंह की टिकट तो आप फाइनल मान के चलिए, और उसमें हो सकता है चौधरी बीरेंद्र सिंह कुछ 2-4 टिकटें या कुछ और टिकटें अपने कुछ खास जो उनके समर्थक रहे हैं, पुराने उनके संपर्क के जो नेता रहे, हो सकता है उनको दिलवाने की कोशिश करें।
लेकिन वो यही चाहेंगे कि उनका बेटा अच्छे से स्थापित हो अब राजनीति में, और वो उसे परशुराम की लेगेसी को जो है वो आगे बढ़ाए, उनका बेटा स्थापित हो। एक छोटा सा सवाल ले लेती हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कहा जाता है कि कांग्रेस हारती है, हुड्डा साहब नहीं हारते। कांग्रेस हारती है, जो लोगों में नाराजगी होती है हुड्डा साहब और उनके खेमे के जो लोग हैं, और वो तो जीतते ही जीते हैं। दूसरा, हुड्डा साहब की जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है और वो जो कह रहे होते हैं और जो कर रहे होते हैं वो एक अलग तरह की पॉलिटिक्स होती है, वो दिखती नहीं है। तो आपको लगता है कि अभी कांग्रेस में कांग्रेस का सबसे बड़ा फेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है? देखिए, कांग्रेस में जब तक आप चाहे कोई भी पार्टी हो, जब तक एक कलेक्टिव ग्रोथ के बारे में आप नहीं सोचेंगे, जब तक आप सभी दड़ों को एक मंच पर लाकर और पार्टी को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक आप अपनी पार्टी का संगठन खड़ा नहीं करेंगे, तब तक उस पार्टी को आप सत्ता में लाने का केवल सपना देख सकते हैं, उस पार्टी को सत्ता में नहीं लेके आ सकते। और हरियाणा में वही चीज कांग्रेस के साथ है। अगर ये तमाम धड़े, तमाम लोग, अगर कांग्रेस हाईकमान इनको बैठा के एक मंच पे इनको लेके आए, तो देखिए कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जब तक, चाहे वो हुड्डा साहब अकेले चलें, चाहे वो अपने आप को कांग्रेस का सर्वे सर्वा कहें। अब 2019 का चुनाव ले लीजिए, 2019 के चुनाव में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लोकसभा चुनाव आ रहे थे, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी लोकसभा चुनाव आ रहे थे। तो मतलब वो ये कहना कि वो नहीं हारते, तो शायद मतलब देखिए चुनाव में, राजनीति में हार और जीत राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन उसके बाद हुड्डा साहब विपक्ष के नेता रहे, अपने बेटे को उन्होंने राज्यसभा सांसद बनवा दिया, तो और अब जब बेटा लोकसभा सांसद बना है तो वो राज्यसभा की सीट से उनको त्याग पत्र देना पड़ा। अब कम से कम वो राज्यसभा की सीट अब फिर बीजेपी के पास चली जाएगी। तो ये जो एक कैलकुलेटिव जो चीजें हैं, उनको थोड़ा सा वाइड तरीके से सोचने की जरूरत है। और जब तक आप बड़ा दिल नहीं करेंगे, बड़े दिल से बात नहीं करेंगे, खुले मन से एक दूसरे को साथ लेके नहीं चलेंगे, तब तक ठीक है, आप अपने अपने गुट को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सत्ता की सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। सत्ता की सीढ़ी तक अगर आपको पहुंचना है, उस पूरा जो सीढ़ियां हैं उनमें टॉप जाना है, सत्ता हासिल करनी है, तो आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी और ना चाहते हुए भी खुले मन से अपना मन जो है वो खुला करना पड़ेगा और सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। तभी पार्टी आगे बढ़ेगी, तभी पार्टी के लोग आगे बढ़ेंगे और तभी आपकी पार्टी सत्ता में आ सकती है। शायद मुझे ऐसा ही लगता है, मेरा यही मानना है। बहुत शुक्रिया अजयदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े और मैं तो चाहूंगी आप समय निकालें और जुड़ा करें। हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं तो उस पर बातचीत आपसे बेहतर नहीं हो सकती। आपने समय निकाला और आपने अच्छा बताया, एसआरके की जगह एसआर भी हो सकता है, समय तो कुछ यही है और समय का फेर ही है कि तीनों लाल परिवार की जो विरासत थी वो फिलहाल जिस छतरी के नीचे है वो भी एक लाल है, मनोहर लाल फिलहाल तो, लेकिन देखते हैं कि कितना संरक्षण वो देते हैं सियासी तौर पर। ये उतना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छतरी का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो कुछ बेनिफिट्स भी चाहते हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची। किरण जी कहती है इससे प्रभावित होकर वो आई है, शायद ऐसा ही हो, देखते हैं। थोड़ा आपने कहा कि 10 दिन में जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और दर्शकों से भी अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।